तो CDF के कुछ क्वेश्चंस हम और करेंगे, जैसे कि आपने CDF निकाले जो प्रीवियस क्वेश्चंस के, उसके साथ ही हम कुछ और क्वेश्चन आप देखेंगे CDF कैसे निकलता है। प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसकी है वो ये है कि जब भी हम CDF कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है और 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इसकी रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 1 इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब 0 भी आएगा 1 भी आएगा और बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसीलिए जब कभी हम CDF को लिखने की कोशिश करते हैं तो हमेशा आपको याद होगा एक वैल्यू यहाँ 0 और एक 1, बाकी बीच में कोई ना कोई फंक्शंस होता है। ये तो आपने देखा ही होगा, है ना? ठीक है जी सर। ओके। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें फंक्शन को, यानी कि इस वाले फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट के लिए हम डैश सिंबल यूज करते हैं या फिर हम इसको d/dx लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, PDF में। PDF यानी कि आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और ये चेक कैसे आप करोगे कि ये PDF है, तो आप इस फंक्शन को जो भी आएगा इसको इसकी रेंज पर इंटीग्रेट करना। अगर 1 आया तो ही ये PDF होगा, और अगर ये PDF नहीं है इसका मतलब जिस भी फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया था वो CDF भी नहीं था। तो एक तरह से चेक करने की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी फंक्शन को हमको चेक करना है कि वो CDF है कि नहीं है, तो हम उससे PDF निकालेंगे, फिर PDF को रेंज पे इंटीग्रेट करके देखेंगे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आया तो ये CDF है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई। जी सर। अब हम आपको एक फंक्शन लिख के दे रहे हैं, आपको बताना है ये क्या है। ठीक है, चलिए बताइए क्या लिखा है मैंने। PDF सर। PDF है कि CDF है? PDF। PDF है, यहाँ पे 0 होना चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, तो ये PDF लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कि हमको PDF में ये नहीं लिख के देते हैं, बल्कि इसकी जगह पे क्या लिख के दे देते हैं, d/dx और fx। तो अगर कहीं ये लिखा मिले तो समझ जाना ये PDF का ही सिंबल है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में लिखा है कि f माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होगी 0। तो इसका प्रूफ मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूँ, यहाँ पर प्रूफ में कुछ है नहीं, आप देख लीजिए कैसे हो रहा है। तो हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे, यानी फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रही हो। ठीक है, ओके सर। तो लिमिट लगा लेंगे x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। और fx की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू x। और अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू x fx dx। फिर हम लिमिट ऑपरेट कर देंगे, तो जब लिमिट x हम ऑपरेट करेंगे तो x की जगह पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। और सेम रेंज पर किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर हमेशा क्या मिलता है, 0। ये बात तो आपको पता है ना? क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू। प्लस इन्फिनिटी का प्रोसेस सेम है, x को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे और हम fx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। fx का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू x, यानी माइनस इन्फिनिटी टू x। अब हम लिमिट ऑपरेट करेंगे तो x की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे। जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे होल रेंज पे इंटीग्रेशन किसी भी PDF का हमेशा कितना आता है, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x ऑन द राइट। आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोग कंटिन्यूटी चेक करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहली चीज किसी पॉइंट पर अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी तो हम उस पर फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं f ऑफ किसी पॉइंट पे a प्लस 0, और लेफ्ट हैंड के लिए हम लोग यूज करते हैं f ऑफ a माइनस 0। याद होगा आपको, है ना? मान लो पॉइंट A पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी थी, और फंक्शनल वैल्यू के लिए हम ये लिखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ से, राइट से। यानी कि राइट से कंटिन्यूअस होने का मतलब आपकी बस इतनी प्रॉपर्टी ट्रू है, ये वाली। इस वाले की वैल्यू बराबर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, यानी हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, केवल राइट हैंड लिमिट को कंसीडर कर रहे हैं।
तो आगे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जब भी आपको एफ की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी तो आप हमेशा राइट से चेक करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है एफ की कि फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस ऑन द राइट किसी पॉइंट एक्स पर। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं इसको अगर समझाना चाहूँ तो कैसे समझा सकता हूँ। डिस्क्रीट में तो कंटिन्यूटी हमको, हाँ ठीक है, चलो मैं एक डिस्क्रीट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है 2 कॉइन वाला, इसमें हम हेड 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 टेल या फिर एक्स की वैल्यू सीधे लिख लेते हैं 0 1 2, यानी ये नंबर ऑफ हेड है और इनकी प्रोबेबिलिटी को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 और 1/4, यहाँ पर भी आता है 1/2। अगर हम इसका CDF निकालना चाहें तो CDF के लिए पहला पॉइंट 1/2 रहेगा। आपको पता है CDF मतलब कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ते हुए आगे बढ़ना। यहाँ पर 3/4 आता है और यहाँ पर 1 आता है 2 पर। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पर हम और लिख सकते हैं 0, जो कि इस पॉइंट के नीचे होगी, यानी 0 के नीचे और 2 के ऊपर हमेशा इसकी वैल्यू 1 रहेगी। अगर हम इसके ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करें तो जरा ध्यान से देखना, ये पॉइंट है 0 और ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2। अगर हम बात इस वाले की करें, इस एक्सिस की, तो इस पर हमने प्रोबेबिलिटी ले रखी है और इस पर हमने एक्स ले रखा है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 तक जा सकती है। इसके अलावा इसका मिडिल पॉइंट हम ले लेते हैं 1/2, ये पॉइंट ले लेंगे 1/4 और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग 3/4। अच्छा, पहली वैल्यू जो होती है वो 1/4 होती है, फिर आता है 2/4, फिर आता है 1/4। ये थोड़ा सा फंक्शन गलत लिखा था, सही कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम जब 0 पे इसको प्लॉट करेंगे तो हमारा 0 से लेकर यहाँ तक जाएगा, यानी कि ये हमारा हो गया 1/4। जरा हम इसका fx जो लिखे हुए हैं उसको देखते हैं। तो fx को लिखते समय हम रेंज भी साथ में लिखते हैं, आपको याद होगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे हमने fx को लिखा 0, तो ये यहाँ पर रहेगा x <0, फिर x <1 > 0 पे इसकी वैल्यू आई थी 1/4, फिर आएगा x <2 > 1, इस पे इसकी वैल्यू आई थी 3/4, और हम जब लिखते हैं x < 2 तो वैल्यू आती है 1। तो जरा रेंज देखिए, <0 पे 0 है, लेकिन हम जब इस वाली रेंज की बात करते हैं तो 1 के जस्ट पहले तक ये 1/4 बना रहेगा, यानी वैल्यू 1/4 है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से, और 1 तक पहुंचे नहीं है, 1 के जस्ट पहले तक, यानी अगर हम इधर से चलेंगे तो 1 के पहले हमको रुकना पड़ जाएगा, 1 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे ही 1 आएगा फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हो गई है 3/4। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा गैप लेंगे, गैप लेने का मतलब आपको 1 तक टच नहीं करना है, 1 के जस्ट पहले रहना है। यानी ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक तो कंटिन्यूअस था, लेकिन अगर हम राइट से इसकी लेफ्ट से इसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट होता है, लेफ्ट नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। लिखा द डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ आर एट मोस्ट काउंटेबल, यानी अगर हम ये किसी एफ का डिसकंटिन्यूटी देखते भी हैं तो राइट से तो कंटिन्यूअस है, ये तो पहली प्रॉपर्टी में बताया गया, लेकिन अगर हम इसके लेफ्ट से डिसकंटिन्यूटी चेक करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, इतनी कि हम उनको काउंट कर सकें, यानी गिन सकें। जैसे यहाँ पर हमारी एक डिसकंटिन्यूटी अभी दिखी, एक अगर हम अगले पॉइंट पर यानी 2 पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1, तो एक डिसकंटिन्यूटी हमको यहाँ पर दिख जाएगी। तो हम इनकी डिसकंटिन्यूटीज को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट मे बी नोटेड दैट, ये वाली प्रॉपर्टी हम आपको प्रूफ करा देते हैं कि अगर हम किसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन को लिखते हैं तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ CDF। वैसे तो आपने अब तक यही पढ़ रखा है कि अगर x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम a से b तक इसके फंक्शन को इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू आ जाती है। अगर ये डिस्क्रीट वाला फंक्शन है, डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट के केस में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू a से स्टार्ट करके b तक ले जाते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ते हैं और हमको आंसर मिल जाता है। लेकिन क्या हम CDF पता हो तो इसकी मदद से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारी लाइन है -∞ +∞, ये है a पॉइंट और ये है b पॉइंट। हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन a टू b, यानी a से b के बीच में। तो फिगर में अगर आप देखो तो आपको ये वाला हिस्सा कैलकुलेट करना है, a टू b। हम क्या करेंगे,
हम अगर इस बी पॉइंट के नीचे की प्रोबेबिलिटी से इस ए पॉइंट के नीचे की प्रोबेबिलिटी को घटा दें तो भी तो हमारी ये कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू बी, यानी b के नीचे की वैल्यू को हम में से हम लेस आर इक्वल टू a को घटा रहे हैं और ऐसा करते ही हमें ये मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि इसको क्या लिखा जा सकता है। ये पॉइंट b पर x का CDF है और ये पॉइंट a पर x का CDF है, यानी कैपिटल F। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। क्लियर होगी प्रॉपर्टी आपको? जी सर। ठीक है, चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसका बहुत यूज होगा। आगे चलकर हम इसको डिस्क्रीट के लिए भी देखेंगे। डिस्क्रीट में बस इतना लिखे होने पर ही हम कहते हैं ये ए लेस आर एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस आर इक्वल टू बी, तो ही हम इसको लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए। यानी ए में यहां पर इक्वालिटी नहीं लगी, इस बात का याद रखना, ठीक है? ओके, आपको मैंने ये बात बता रखी है कि कंटिन्यूअस केसेस में इक्वालिटी लगी हो या ना लगी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चाहो तो यहां भी इक्वालिटी को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज हम आगे चलकर बहुत ज्यादा करेंगे, इसलिए इसको याद रखना है आपको, एफ बी माइनस एफ ए वाला। और आखिरी प्रॉपर्टी में वही डिफरेंशिएशन वाला बताया गया जो ऊपर बताया गया था कि फंक्शन को लिखने का ये भी एक तरीका होता है, यानी कि हम डी बाई डी एक्स एफ एक्स भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक है? यानी वही डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पीडीएफ मिल जाएगा सीडीएफ को डिफरेंशिएट करने पर। चलिए एक क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि नहीं। तो इसकी प्रॉपर्टी एक क्या है, प्रॉपर्टी 1 to 4 आर सेटिस्फाइड। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है जरा देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कह रहा है कि ये 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है? तो 0 से 1 के बीच में है, ये हम कैसे चेक करें? तो x की जो मिनिमम वैल्यू है वो है माइनस ए। आप जरा यहां पर माइनस ए पुट करके देखिए, क्या इसकी वैल्यू 0 मिल रही है? x की जगह पे जब हम माइनस ए पुट करेंगे तो माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू -1, -1 और +1 मिलकर 0 हो जाएंगे। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू पे इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है ना? जी सर। ठीक है, यहाँ -1 आएगा, यहाँ +1 आएगा। अब जरा इसको ए पर चेक करके देखो, क्या ये 1 मिल रहा है? क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उस पर 1 मिलना चाहिए। तो अगर हम x की जगह पर 1 पुट कर दें, a पुट कर दें, तो a बाई ए यानी 1, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया। तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि इनिशियल वैल्यू पे 0 होगा और लास्ट वाली जो वैल्यू है एक्सट्रीम वैल्यू पे उस पर 1 वैल्यू आएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी आपको चेक करना है, राइट से कंटिन्यूअस होता तो आपको राइट से इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है। और इसकी प्रॉपर्टीज में क्या था, हाँ ये वैल्यू भी चेक हो गई, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। हाँ, अब मेन जो इसकी प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि हम इस एफ एक्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करके देखते हैं होल रेंज पे वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 1 नहीं आया तो फिर ये पीडीएफ नहीं होगा और इसलिए सीडीएफ नहीं होगा। तो जल्दी से हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1/2 x बाई ए प्लस 1, और जो x की लिमिट है हमको दी गई है वो है -a to a, और ये वैल्यू है CDF की। तो CDF की वैल्यू को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको PDF मिल जाएगा। चलिए हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। 1/2, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/a। x का 1 हो गया, 1/a बचेगा, यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/2a और हमारी लिमिट है -a to a। ये हमारा आ गया PDF। अब आपको चेक करना है कि ये एक PDF है कि नहीं। तो PDF चेक करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, x की होल रेंज पे इसको इंटीग्रेट करिए और देखिए वैल्यू 1 आ रही कि नहीं आ रही है। तो 1/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पर वैल्यू आएगी x इंटीग्रेट होने के बाद, और लिमिट पुट करेंगे -a to a, a माइनस और -a। तो आपको दिख रहा होगा कि रिजल्ट क्या आ गया, 1, यानी PDF बन गया। और PDF है इसलिए हम इसको CDF भी कह सकते हैं। तो
इसमें कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हायर एग्जाम्स, आईआईटी एग्जाम वगैरह हैं, तो उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि वो आपके सेम 1 के सिलेबस के बाहर भी है और थोड़ा सा समझने में टफ भी है, तो उसकी चर्चा बाद में होगी। चलिए, अब ये सीडीएफ की जितनी प्रॉपर्टीज थी ये आपने कर ली हैं। आगे हम सीडीएफ की इस प्रॉपर्टी को डिस्क्रीट केस में भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने सीडीएफ की जितनी भी प्रॉपर्टीज ली हैं प्रूफ करने के लिए, उनको हमने कंटिन्यूअस केस में लिया है। इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 0 होगी। इसको हम डिस्क्रीट केस में भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रूफ थोड़ा सा बड़ा भी है और आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको अभी के लिए हम छोड़कर चलेंगे। आगे देखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको ये प्रूफ जरूर करवाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होते क्या हैं, इनका नोटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में जो पहला शब्द है वो है मोमेंट, और मोमेंट हम आपको करवा चुके हैं, तो थोड़ा सा मोमेंट को रिकॉल करते हैं। मोमेंट हमने आपको कौन कौन से करवाए थे, एक हमने आपको करवाए थे रॉ मोमेंट्स और एक करवाया था सेंट्रल मोमेंट्स। रॉ मोमेंट और सेंट्रल मोमेंट में अंतर क्या था, रॉ मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट होते हैं, अबाउट एनी पॉइंट ए, और सेंट्रल मोमेंट किसके अबाउट होते हैं, आप लोग कमेंट करिए, बताइए किसके अबाउट होते हैं सेंट्रल मोमेंट। याद नहीं है। अबाउट मीन, ठीक है, रिवाइज कर लेना आज, ठीक है। सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन होते हैं और रॉ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट होते हैं। अब एनी पॉइंट में अगर इस पॉइंट को हम 0 ले लें तो हम इसको कहते हैं अबाउट ओरिजिन, जबकि 0 लेने पर ओरिजिन कहेंगे, मीन लेने पर हम इसको तुरंत सेंट्रल मोमेंट कहते हैं। दूसरी चीज, इसका नोटेशन क्या था, रॉ मोमेंट को हम म्यू आर डैश से डिनोट करते हैं, जहां पर आर बताता है कि कितने नंबर का मोमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे आर की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट मोमेंट, 2 है तो सेकेंड मोमेंट, और सिंपली अगर म्यू आर लिखा हुआ है, डैश नहीं लगा है, तो हम इसे सेंट्रल मोमेंट कहते हैं। हमने आपको बता रखा है कि अगर हमने आर की वैल्यू 0 ले ली तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 and 1। फिर आर की वैल्यू 1 लेने पर, अच्छा डेफिनेशन भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, म्यू आर डैश को अगर हम अबाउट ओरिजिन लिखें तो हम लोग लिखते हैं इसको एक्सपेक्टेशन एक्स की पावर आर, जबकि इसको हम लोग लिखते हैं अबाउट ओरिजिन है, ये तो अबाउट मीन है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स पावर आर। ये मीन के अबाउट है तो इसमें एक्स से मीन घटाया गया है, ठीक है। तो ये तो थे मूवमेंट्स, और आपको कितने मूवमेंट्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है, 4, यानी हमको म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4, चाहे वो रॉ हो चाहे वो सेंट्रल हो, हमको टोटल 4 मूवमेंट्स की जरूरत पड़ती है, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 और म्यू 4। आपको याद होगा कि इन मूवमेंट्स की मदद से हम कुछ कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये मूवमेंट्स के एप्लीकेशंस हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो ये वाली क्लास जाकर रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया है, कुछ फार्मूले बताए थे। किसी को याद है कोई इमरजेंसी नंबर मैंने बताया था, 41। रिवाइज करना क्लास, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम आपको ये वाला लेक्चर रिवाइज करके देखना है कि ये नंबर क्या थे, इनका मतलब क्या था, कैसे हम इनसे स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकालते हैं। लेक्चर रिकॉर्ड ही है, आपको बस उसको देख लेना है आज जाके, ठीक है। चलिए, तो मोमेंट्स का आपको ये तो पता चल गया कि यूज क्या है। अब जो फंक्शन हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के नाम से ही क्लियर है कि ये जनरेट कर रहा है किसी फंक्शन को। कौन से फंक्शन को, जो मूवमेंट बताया है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जो मूवमेंट को जनरेट करने वाला फंक्शन। तो स्टैटिस्टिक्स में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का एक नोटेशन है, हम इसको हमेशा ऐसे लिखते हैं mxt से। ये पढ़ते कैसे हैं इसको, ये आपके लिए बेहद जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप इसको लिखोगे तो बोलोगे क्या, व्हाट इज दिस, तो आपको बोलना है mgf, यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ये किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल x का।
अबाउट ओरिजिन, क्योंकि यहां पर 0 घटाया गया तो हम इसको बोलते हैं अबाउट ओरिजिन विद पैरामीटर टी, यानी यहां पर एक पैरामीटर भी आया है जिसको हम टी कह रहे हैं, विद पैरामीटर टी। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट ओरिजिन विद पैरामीटर टी। अब मान लो अबाउट एनी पॉइंट ए होता तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एम एक्स माइनस ए ब्रैकेट में टी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट ए विद पैरामीटर टी, विद पैरामीटर टी। अच्छा, इसका यूज क्या है, तो एमजीएफ का यूज होता है मोमेंट्स को निकालने में, यानी एमजीएफ की मदद से भी हम मोमेंट निकाल सकते हैं। ये मोमेंट को जनरेट करता है, कैसे ये हम आगे देखेंगे। तो अभी हमने नोटेशन देखा और उसको पढ़ते क्या है ये देखा। अब हम ये देखेंगे कि एमजीएफ का फार्मूला क्या है, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगर सिंपली कहीं एमएक्सटी लिखा हुआ है तो इसका फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। ये आपको याद रखना है और ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है। हम लोग आगे चलकर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की एक यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है जो हम सेम 2 में पढ़ेंगे, इसका बहुत यूज होता है स्टैटिस्टिक्स में, यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ एमजीएफ। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। अगर हमारा डिस्क्रीट केस है तो एक्सपेक्टेशन कैसे ओपन होता है, समेशन रैंडम वेरिएबल एक्स है तो एक्स की रेंज आएगी, जिसकी भी एक्सपेक्टेशन निकालते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं, और जो भी रैंडम वेरिएबल होता है उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखते हैं। अगर केस आपका कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन ओवर एक्स ई टू द पावर टी एक्स, और रैंडम वेरिएबल एक्स है तो इसका आएगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन इनटू डी एक्स। तो एमएक्सटी की ये डेफिनेशन है, ये इसका नोटेशन है, और इधर इसकी डेफिनेशन है कि ये कैसे डिफाइन होता है। ये था कौन सा, अबाउट ओरिजिन विद पैरामीटर टी। अगर हम अबाउट मीन या अबाउट एनी पॉइंट लिखते हैं इसको तो क्या लिखेंगे, x माइनस ए ब्रैकेट में t, ये अबाउट एनी पॉइंट a है। यहां पर क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t, और यहां पर लिख देते हैं x माइनस ए। बस इतना करते हैं कि x से हम a को घटा देते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगर केस हमारा डिस्क्रीट है तो एक्सपेक्टेशन जिसकी निकालते हैं वो तो पूरा पूरा ही लिखते हैं, इनटू साथ में और क्या लिखते हैं, x का प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अगर कंटिन्यूअस केस है तो ये तो पूरा ही आएगा x माइनस ए, साथ में इसका एक पीडीएफ। ये है अबाउट एनी पॉइंट ए का एमजीएफ, और ये है अबाउट ओरिजिन का एमजीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अभी आपको एमजीएफ एक फार्मूले की तरह लग रहा होगा, आगे चलकर जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पेपर पढ़ोगे तो हर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एमजीएफ कैलकुलेट करने हैं इसी फार्मूले का यूज करते हुए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो हम इसकी एक एक प्रॉपर्टी बारी बारी से पढ़ लेते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज का यूज भी आगे है। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, नोट्स में ये पीडीएफ अपलोड है आपके लिए, एमजीएफ और चेबीशेव इनइक्वालिटी के नाम से। एमजीएफ और चेबीशेव इनइक्वालिटी दोनों एक ही में मर्ज किए गए हैं, तो आप वहां पर इसको देख सकते हैं। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको दिख रहा है, ब्रैकेट में लिखा है एमजीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट ओरिजिन हैविंग द प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाई। तो ये समेशन वाली डिस्क्रीट केस की है और ये कंटिन्यूअस केस की है। आगे इसको हम ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि कैसे मोमेंट को जनरेट करता है। तो चलिए ये भी हम आपको दिखा देते हैं करके कि ये कैसे मोमेंट को जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो हम अबाउट ओरिजिन वाला एमजीएफ का फार्मूला लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ये अबाउट ओरिजिन के मोमेंट्स को जनरेट कर रहा है। तो एमएक्सटी की डेफिनेशन क्या थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। अगर हम इसको ओपन करते हैं डिस्क्रीट मानकर तो क्या आएगा हमारे पास, समेशन एक्स ई टू द पावर टी एक्स इंटू पी एक्स। तो ई की पावर टी एक्स की एक वैल्यू होती है। अगर आपको फार्मूला याद हो ई की पावर एक्स का, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही ओपन होता है। यहाँ पर चाहो तो फैक्टोरियल 1 कर सकते हो। ये ई की पावर एक्स का फार्मूला है।
हमारे पास x की रेंज जो भी हो वो पीडीएफ के पता होने के बाद पता होगी हमें, इसलिए हम यहाँ पर सिंपली x लिखेंगे, इसकी रेंज कोई नहीं लिखते हैं। e की पावर tx को अगर हम ओपन कर लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। हम अभी केवल e की पावर tx को ओपन करते हैं और यहाँ पर e ही लिखा रहने देते हैं, समेसन वाले फॉर्म तक हम नहीं जाएंगे, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx था, e टू द पावर tx को ओपन कर दिया गया है। अब अगर हम एक्सपेक्टेशन को रन कराएं तो 1 एक कांस्टेंट है, इसकी एक्सपेक्टेशन 1 रहेगी। x पे एक्सपेक्टेशन आएगा तो सिंपली x बन जाएगा, x स्क्वायर पे आएगा तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बाहर। अच्छा, एक चीज और है, साथ में t भी है तो हमको t को भी लेकर चलना पड़ेगा। मैं इस फॉर्मूले को रीराइट करता हूं, एक सेकेंड। हमारे पास x के साथ t भी मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसे भी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो एक्सपेक्टेशन e टू द पावर tx, यानी सबसे पहले आएगा 1 प्लस tx, फिर आएगा tx स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड देन tx क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। आगे के टर्म्स ओपन नहीं करेंगे, इनफाइनाइट तक जाना है। अब 1 की एक्सपेक्टेशन 1 हो गई। t एक पैरामीटर है, पैरामीटर मतलब कांस्टेंट, तो एक्सपेक्टेशन किस पे लग गई, x पे। फिर यहाँ पर आते हैं हम, तो टी स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 हमारे लिए कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेशन हम किस पे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर पे। सिमिलरली टी क्यूब एंड फैक्टोरियल 3 एक्सपेक्टेशन किस पे लगाएंगे हम, एक्स क्यूब पर। अगर इसी को हम आरथ टर्म तक आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आएगा टी आर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर, और यहाँ पर आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, एक्सपेक्टेशन रन करा दी हमने। अब जरा देखते हैं वैल्यूज क्या आ रही है। 1 टी एक्सपेक्टेशन एक्स, एक्सपेक्टेशन एक्स को हम म्यू1 डैश लिख सकते हैं क्योंकि अबाउट ओरिजिन का पहला मूवमेंट का फॉर्मूला है। अगर हम टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 के साथ एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर देख रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू2 डैश। तो आपको दिख रहा है कि जब हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एक्सप्लेन किया तो हमको मूवमेंट मिल रहे हैं। जी सर। इसका मतलब ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो मूवमेंट को जनरेट कर रहा है। ठीक है, अगर ये मूवमेंट अबाउट ओरिजिन का है तो कौन से मूवमेंट जनरेट होंगे, अबाउट ओरिजिन वाले। अगर ये मूवमेंट अबाउट मीन का होता तो कौन से मूवमेंट को जनरेट करता, ये अबाउट मीन वाले, यानी कि सेंट्रल मूवमेंट को जनरेट करता। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिली कि अगर हम कोफिशिएंट लें किसका, यानी म्यू आर डैश को अगर हम यहां से डिफाइन करना चाहें, व्हाट इज म्यू आर डैश, तो म्यू आर डैश क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। आपको दिख रहा होगा म्यू आर डैश, इसी का तो मल्टीप्लिकेटिव है, इसी का तो कोफिशिएंट है। तो हम ऐसे भी निकालते हैं मूवमेंट्स को एमजीएफ के थ्रू। मान लो आपसे कोई पूछे दूसरा मोमेंट क्या है, तो आप आर की वैल्यू 2 पुट करोगे और तुरंत इसका कोफिशिएंट देख लोगे, आपको सेकंड मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। जी सर। एक तरीका डिफरेंशिएशन का भी होता है एमजीएफ से मूवमेंट को निकालने का, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर एम सी एक्स टी लिखा हुआ है तो हम इसको एम एक्स सी टी लिख सकते हैं। ये है क्या, पहले हम इसको समझाते हैं। आप ये जो प्रॉपर्टीज होती है जब हम इन्हें पढ़ रहे होते हैं तो हो सकता है हमें थोड़ा कम समझ में आए कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब इसका यूज होता है तब हमें लगता है वास्तव में कि ये क्या था। अब आपको याद होगा ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने y का फंक्शन निकालना है जबकि y की वैल्यू हमको 2x दी गई है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, अगर हमको x का mgf पता है तो उसकी मदद से हम इस 2x का mgf निकाल लेंगे और फिर हम y का डिस्ट्रीब्यूशन mgf की मदद से बता सकते हैं यूजिंग यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ mgf, जो कि आपको हम बाद में करवाएंगे। तो हम थोड़ा सा आपको इंट्रो इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि ये प्रॉपर्टी क्यों पढ़ाई जा रही है ना। बाकी आप ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना,
कि प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं उसका यूज कहाँ होना है, वो जब समय आएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं कि ये इसके बराबर कैसे होगा। तो पहले हमको जो LHS में दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻TX, जबकि x की जगह पे जो लिखा हुआ वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻TCX। अब जरा इधर वाले को ओपन कर लेते हैं हम लोग, इसको ओपन करके देखते हैं क्या सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻T, जबकि अब की बात t की जगह पे कौन है, ये है t की जगह पे, और ये कौन सा रैंडम वेरिएबल का, x का, तो इसके साथ एक x आ जाएगा। फिर अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, TCX आ जाएगा। यानी आपको दिख रहा होगा कि दोनों कैसे आ गए, एक जैसे आ गए, यानी ये और ये बराबर हैं। क्लियर, यूज बाद में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर द MGF ऑफ सम ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, यानी अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं और उनके सम का MGF निकालना है तो हम उनको उनके MGFs के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, प्रूफ करवा देता हूँ, बाकी नोट्स आपको बना लेने हैं इस वाली फाइल से। ये फाइल आपकी ऐप पे अपलोडेड है। ठीक है, चलिए पहले देखिए थ्योरम क्या है। थ्योरम में कहा जा रहा है कि हमारे पास n रैंडम वेरिएबल है और ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। तो जो रैंडम वेरिएबल हम उनको मान लेते हैं x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम इनके सम का एक्सपेक्टेशन निकालें, सम का मतलब सॉरी एक्सपेक्टेशन नहीं, MGF, सम का मतलब इनको ऐड कर लेते हैं और हम इसका Sn का क्या निकालेंगे, MGF विद पैरामीटर t अबाउट ओरिजिन, यानी हम इसका MGF निकालेंगे। तो इस MGF को अलग अलग रैंडम वेरिएबल के MGF के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। ये है आपकी थ्योरम। अब हम इसका प्रूफ भी करेंगे अभी, लेकिन कंडीशन याद रखना, कंडीशन है कि x1 x2 xn कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। चलिए देखते हैं प्रूफ करके। प्रूफ करें इसके पहले कि हम साइड में डेफिनेशन लिख देते हैं। MXT की डेफिनेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻TX। ओके, तो हमको सम का MGF चाहिए, सम का MGF। सम का मतलब सारे रैंडम वेरिएबल का सम। तो हम यहाँ पर सम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn और यहाँ पर t आएगा। अब अप्लाई कर देते हैं डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻TX। x की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये पूरा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn। अब e की पावर में है तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कैसे लिख सकते हैं हम इसको, e की पावर tx1, e की पावर में ही tx2 और इस तरीके से कहाँ तक txn, मल्टीप्लाई कर दिया t से हमने। और अब इसको हम प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं, e⁻TX1, e⁻TX2 एंड e⁻TXn। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है। अब अगर x1 x2 xn इंडिपेंडेंट हैं तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन अगर इनके प्रोडक्ट पे लगी है तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। ये आपको हमने कहाँ पढ़ाया था, एक्सपेक्टेशन में पढ़ाया था कि अगर रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो उनकी ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन को हम उनके अलग अलग एक्सपेक्टेशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू है उसको अगर हम सेपरेट करें तो क्या बनेगा, e⁻TX1। दूसरी पे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो बनेगा e⁻TX2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट पे लगाएंगे तो क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻TXn। और साइड में हम ये लिख भी सकते हैं कि x1 x2 एंड xn आर इंडिपेंडेंट। ये सारे के सारे कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे, तभी ये हो पाया। अब अगर हम MXT के फॉर्मूले से इसको कंपेयर करें तो ये क्या लिखा हुआ है, MX1T, दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है, MX2T और लास्ट वाला MXNT। तो आपने देखा सम का MGF अलग अलग रैंडम वेरिएबल के MGF के प्रोडक्ट में लिखा गया। कंडीशन थी कि रैंडम वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। क्लियर है ये प्रॉपर्टी सबको।
चलिए एक प्रॉपर्टी शायद और बची है, हम उसे भी देख लेते हैं क्या है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन एमजीएफ, ये क्या होता है जरा देखते हैं। तो आज मुझे कौन बताएगा कि हम चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमने आपको पहली क्लास में बताया था, समझाया था कि कब क्या रैंडम वेरिएबल में हो जाए तो हम उसे चेंज ऑफ स्केल कहते हैं और कब क्या हो जाए तो हम उसे चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। चलिए बताइए। इस एक्स में हम ऐसा क्या कर दें कि हम कहें चेंज ऑफ ओरिजिन हो गया है। चलिए आप लोग लेक्चर्स को रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी स्पीड में थोड़ा सा, ताकि बाकी चीजें आपको फिर से क्लियर हो जाएं, ठीक है। हम जब भी इस रैंडम वेरिएबल में कुछ घटाते हैं या कुछ जोड़ते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। ओके, समझाया भी था हमने ग्राफ बना के कैसे हो रहा है। और अगर हम इसमें किसी से मल्टीप्लाई करें या किसी से डिवाइड करें तो हम इसको क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्केल। आपको पता है ना। स्केल। अब थोड़ा सा पुराना हम देखते हैं, एक्सपेक्टेशन एक्स पे चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर एक्स का ओरिजिन हम चेंज कर दें तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पहले ये बताइए। मान लो एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू 2 थी और हमने एक्स का ओरिजिन चेंज करके इसको x+2 लिख दिया। अब बताइए इसकी एक्सपेक्टेशन पे कोई फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। चलिए आज आपको हम ये होमवर्क दे रहे हैं, हमने आपको पढ़ाया है एक्सपेक्टेशन पे और वेरिएंस पे चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का इफेक्ट। आप पुराने लेक्चर्स को रिवाइज करके मुझे कल ये क्लियर करके बताना, और अगर समझ में नहीं आता है तो फिर मुझसे पूछना, ठीक है। होमवर्क मैंने इसलिए दिया है ताकि पुरानी चीजें आपको याद हो जाए और जब मैं नई चीजें पढ़ाऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उस लेक्चर में मैंने अच्छे से सारी चीजें समझाई हैं, आप उसको देखिएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस वाले को। ओके 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 सर। चलिए हम एमजीएफ पे आते हैं। तो हमारे पास एमजीएफ की डेफिनेशन मौजूद है, क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर tx, ये हमारी डेफिनेशन है। अब हम करने क्या वाले हैं, हम x में ओरिजिन और स्केल का चेंज करने वाले हैं। यानी हमने x में से एक घटा दिया और इसको b से डिवाइड कर दिया। तो जब घटाते और डिवाइड करते हैं या जोड़ते मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों एक साथ कर देते हैं, तो इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। यानी हम इसको कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन भी चेंज कर रहे हैं और साथ साथ स्केल भी कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। देखते हैं क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए u मान लेते हैं और अब की बार हमको किसका एमजीएफ निकालना है, u का, विद पैरामीटर t। u की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो आएगा x माइनस ए अपॉन बी विद पैरामीटर t। अब जरा डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं, क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर t x। x का मतलब जो भी रैंडम वेरिएबल हो, तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू है, ये लिख लेंगे x माइनस ए अपॉन बी। सॉल्व करते हैं इसको, जरा देखते हैं क्या आएगा। तो ये आएगा e टू द पावर tx बाई बी माइनस a बाई बी इंटू टी। इसके दो पार्ट्स हम बना सकते हैं, एक जिसमें कि रैंडम वेरिएबल रहे और दूसरा जिसमें कि रैंडम वेरिएबल ना हो। अब जिसमें रैंडम वेरिएबल नहीं वो कांस्टेंट वैल्यू, और आप सबको पता है कि एक्सपेक्टेशन के अंदर अगर कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गया बाहर e टू द पावर माइनस ए बाई बी टी, बचा ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम एमजीएफ की डेफिनेशन देखें तो क्या है, एम एक्स टी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर टी एक्स। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये जब हम t को अलग कर लें, तो t को अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, m t, और x की जगह पे क्या बच जाएगा, x बाई बी। दूसरे में हम क्या करेंगे, x को अलग कर लें, तो x को अलग करेंगे तो x की जगह x लिख लो, बाकी जो बचेगा वो t बन जाएगा, और ये बन गया t। तो चाहो तो ऐसे लिख लो और चाहो तो ऐसे लिख लो, दोनों ही सही माने जाएंगे, ठीक है। यहाँ बीच में हम एक पार्टीशन कर देते हैं कि इसमें से कोई एक ही एक बार में लिखा जाएगा। तो ये था चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल। यानी अगर आप देखो कि चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल एमजीएफ को इफेक्ट करता है कि नहीं करता है, तो हाँ बिल्कुल करता है। फॉर्मूले में चेंज पूरा का पूरा हो गया है। ओके
और मीन और वेरिएंस का आपको हमें कल Okay, sir. बताना है, ठीक है। हमने एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया था, तो कल आपको मैं पूछूंगा, सब लोग मुझे याद भी दिला देना कि पूछना है, तो कल की क्लास में आप ये रेडी करिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना सफिशियंट है, और हम लोग अब अगली क्लास में बची हुई चीज़ों को जल्दी से फिनिश करेंगे, और पेपर बस समाप्ति की ओर है। 1-2 क्लासेस में ये पेपर फिनिश हो जाएगा, फिर हम स्टैटिस्टिकल मेथड का पेपर स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। Thank you, sir.